हेलो। हेलो। So welcome back. Due to some network issues, so problem आ रही थी थोड़ा सा लाइव में. So we are restarting. Okay. So we were discussing about the dynamics of disease transmission. So in this, there are two types. First is the direct transmission that includes direct contact, droplet infection, contact with soil, inoculation into skin or mucosa, and last one is the transmission. So these were the main types under the direct transmission. And second one is indirect transmission. Okay. Second one is indirect transmission. So indirect transmission will include vehicle borne, vector borne, mechanical, biological, airborne. And in the vector borne, there are further two classifications. First is the mechanical and second is the biological. Okay. So next is the airborne. That will include, there are further two types of, there is further two types. First is the droplet nuclei. Okay, so airborne includes the droplet nuclei, and second one is the second classification is the dust. Okay, and next is the fomite-borne, and last one is the unclean hands and fingers. Okay, so these are the main types, and now is the classification. First is the under the direct transmission is direct contact. Okay, so in the direct transmission, so फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डायरेक्ट कंटेक्ट. तो डायरेक्ट कंटेक्ट में क्या है, इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट से फैलती है. जैसे कि मान लो स्किन टू स्किन कंटेक्ट है. ओके, एंड म्यूकोसा टू म्यूकोसा कंटेक्ट है, म्यूकोसा टू स्किन कंटेक्ट है, सेम पर्सन और द अनदर पर्सन. ओके, सो आपस में अगर किसी भी तरीके का टच है तो उसमें जो है क्लासिफिकेशन जो डिजीज है वो आगे स्प्रेड आउट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ओके, सेकंड इज एग्जांपल है इसकी स्किन टू स्किन कांटेक्ट एज बाय टचिंग, किसिंग और सेक्सुअल इंटरकोर्स और कंटिन्यूड क्लोज कांटेक्ट. ओके, तो इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, इसकी चिकन पॉक्स एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि चिकन पॉक्स के पेशेंट में अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी स्किन जो है, ठीक है, उस पर पैप्यूल्स और स्कार्स और पैप्यूल्स अपीयर हो चुके हैं. ठीक है, जो उसका फ्लूइड है, ओके, जो वही पर्सन किसी दूसरे पर्सन को टच करेगा, सो दैट इन्फेक्शन विल ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कैसे कैसे फैलती है. एक तो स्किन टू स्किन कंटेक्ट है, किसिंग इसमें आ जाता है. ठीक है, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो भी उससे भी जो है डिजीज है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन जो है ट्रांसमिट हो जाती है. ओके, एंड कंटिन्यूड क्लोज कंटेक्ट, if one person is in touch with either skin to skin contact with one person, okay, who is having any type of specific disease, अगर कोई डिजीज है तो वो आगे चलकर जो है आगे पर्सन को जो है डिजीज जो है एक पर्सन को है तो वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है इजीली. ओके, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एड्स है, लेप्रोसी है, स्किन एंड आई इन्फेक्शन जो है, ओके, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू आगे जो है डिजीज कॉज हो सकती है. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ओके, तो सेकंड वन इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या है, सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या है, कुछ एक ऐसी डिजीजेस हैं जो डायरेक्ट कंटेक्ट से नहीं ड्रॉपलेट से आके जो है वो फैलते हैं. ओके, सो इनमें से कुछ एक एग्जांपल जैसे आ जाते हैं कि जैसे इसमें आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस के बेस्ट एग्जांपल है. सो ट्यूबरक्लोसिस जो है इसमें वो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो फैलता है. ओके, रेस्पिरेटरी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको कोई स्पेसिफिक डिजीज है, वो पर्सन जो है वही डिजीज को
जो अगर वो कफ करता है, स्नीज करता है, तो जो उसकी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उस एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं जब भी वो पर्सन स्नीज और कफ करता है। ओके, उसमें जो है सलाइवा और जो नेजोफेरेंजियल सेक्रीशंस है ड्यूरिंग कफिंग जो स्प्रेड आउट हो गए एनवायरनमेंट में, अगर उसी एनवायरनमेंट में कोई और पर्सन है तो वो इनहेल कर लेता है वही ड्रॉपलेट्स, तो उसको वो इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो हो सकते हैं, so that is the type that includes that is called droplet infection. Okay, so ये direct transmission में second type की droplet infection. Okay, next is disease is transmitted by droplet infection. इनमें से मैं कुछ एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसमें आ जाते हैं। ओके, एंड इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वो आ जाते हैं इसमें, common cold, diphtheria, whooping cough, and tuberculosis. And these are the some of the examples under the droplet infection. Okay, yes. So next type is the transplacental. So as the name indicates, the transplacental is the type. So transplacental में क्या होता है, disease agent जो है वो transmit हो जाता है transplacentally. That means from the mother to the offspring or the baby. ठीक है, so during delivery और during pregnancy जो है ये आगे चल के ट्रांसमिट हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे करके आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, इसमें से एग्जांपल है जैसे कि टॉर्च एजेंट्स। ओके, टॉर्च एजेंट में आ जाते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, rubella virus, cytomegalovirus, and herpes simplex virus and syphilis. So these are the some of the types torch agents इनको हम बोल देते हैं जो कि ट्रांसप्लेसेंटल टाइप की ट्रांसमिशन है जो उसके थ्रू आगे स्प्रेड आउट या ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ट्रांसप्लेसेंटल के बाद है कंटेक्ट विद द सॉइल। ओके, सो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें आ जाता है कंटेक्ट विद द सॉइल। सॉइल में जो है जैसे कि डिजीज एजेंट बहुत सारे हैं जो सॉइल में रहते हैं। ओके, इसमें हुकवर्म लार्वे, टेक्सनस का जो हम कह देते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, आगे चलकर वो जो है जैसे फार्मर्स हैं मेनली वो सॉइल में काम करते हैं, सो वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं इस टाइप की डायरेक्ट ट्रांसमिशन के कारण उनको बहुत सारी डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। ओके, सो इसमें जो है वो सॉइल के साथ जो कंटेक्ट होता है उससे डिजीजेस हो जाती हैं। ओके, हुकवर्म लार्वा, टेटनस दो एग्जांपल्स ऐसी हैं जो इस डिजीज को हम कह सकते हैं कि इन डिजीज का जो मीडियम है जिससे वो ट्रांसमिट आगे होते हैं दैट इज कंटेक्ट विद द सॉइल एंड दैट इज द टाइप अंडर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो फार्मर्स जो हैं वो हमेशा रिस्क रहते हैं, बहुत सारी डिजीज उनको सॉइल से भी हो सकती हैं, कई बार इंजरी हो जाती है सो पैरों पे, so work करते time, so soil may act as a we can say that a source, okay, for the various types of diseases, and the transmission that will be acting at that time, that will be the direct transmission and specifically the contact with the soil. Next is the inoculation into skin or the mucosa. So inoculation into skin और mucosa का मीनिंग क्या है, इसमें क्या है, डिजीज एजेंट जो है वो डायरेक्टली और जो है स्किन में, ठीक है, सो एंटर कर जाता है। जैसे कि इसकी परफेक्ट एग्जांपल है डॉग बाइट। किसी भी पर्सन को अगर कोई डॉग जो है वो बाइट करता है, ओके, सो बाइट करते हैं क्या है उसमें उसके जो दांत है उसके साथ ही साथ स्लाइवा जो है डॉग का वो बॉडी में एंटर करता है और उसके स्लाइवा में मान लो रेबीज का वायरस है, सो वो ही साथ में जो है एंटर करता है। किया कैसे उसमें, इनोकुलेशन, ठीक है, सो प्रिक कर दिया है उसने स्किन को, जो क्लियरिंग हो जाती है स्किन की जैसे ही वो बाइट करता है डॉग, ठीक है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ इनोकुलेशन इनटू स्किन। ओके, सो इसका दूसरा एग्जांपल है जो नीडल इंजरी हो जाती है कई बार नर्सिस में मेनली देखने को मिलता है और हेल्थ केयर वर्कर्स जो केयर प्रोवाइड करते हैं, सो उनमें भी ये देखने को मिलता है कि हेपेटाइटिस बी है जो, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंजेस के थ्रू जो है वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, और कई बार क्या है नर्सेज जब कैप लगाने लगते हैं जो अभी इंजेक्शन हमने एडमिनिस्टर किया है पेशेंट को, तो कैप लगाते वक्त जो है वो फिंगर में जो है प्रिक हो जाता है, ठीक है, सो उससे जो है ये रिस्क हो जाता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं
इनको हेपेटाइटिस बी एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीजेस, एड्स और HIV जो है, ठीक है, वो भी डिजीजेस के रिस्क पे वो आ सकते हैं। एंड इस टाइप के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो हो जाती है ऑन द पेशेंट टू द हेल्थ केयर वर्कर में ये जो देखा जाता है। ओके, सो ये दो एग्जांपल थे। इनैकुलेशन टू स्किन और म्यूकोसा का मीनिंग क्लियर है कि किसी भी चीज से वो प्रिक हो जाता है, बॉडी की स्किन न्यूट्रिशन में एंटर कर जाता है, ठीक है। सो दैट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट इज transplacental, as I have already explained about the transplacental from the mother to the offspring of the fetus or the baby. Next is, so that was about the direct transmission. Okay, so direct transmission के अंदर जो टाइप्स थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट आ गया, ड्रॉपलेट आ गया, कंटेक्ट सॉइल आ गया, inoculation into skin or mucosa, and last was the transplacent। तो ये सब की सब जो थी वो डायरेक्ट कंटेक्ट अगर है पर्सन का, आइदर ड्रॉपलेट्स के साथ है, आइदर जो हम कह सकते हैं कि किसी भी टाइप की इन्फेक्टेड नीडल के साथ है। ओके, सो डायरेक्टली वो स्किन के अंदर एंटर कर रहे हैं या ट्रांसप्लेसेंटल है, ठीक है। सो इनमें ये कंडीशन है कि वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होना चाहिए, अदरवाइज दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन विल नॉट बी अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, सो that is the second type, indirect transmission। to next है modes of transmission में indirect transmission। so indirect transmission से पहले 5 F's हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 F's मीनिंग इनमें एक टर्मिनोलॉजी, एक शॉर्ट फॉर्म है 5 F's। मेनली जो कई बार जो है एग्जामिनर्स हैं ENM में और BSc बेसिक में वो पूछ लेते हैं, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 5 F's, ठीक है। सो 5 F's वो हैं जिनके ऊपर बेस्ड होकर आगे जो है वो हमारे जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो आगे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। 5 F's क्या है? फ्लाइज, फर्स्ट F इंक्लूड्स द 5 फ्लाइज, सेकंड इज द फिंगर्स, थर्ड इज द फोमाइट्स, नेक्स्ट इज द फूड, एंड लास्ट इज द फ्लूइड। सो फ्लाइज, जो फ्लाइज होती हैं हाउस फ्लाइज जिनको हम बोल देते हैं, और कई टाइप्स की फ्लाइज जो वेक्टर में इंक्लूड होती हैं। फिंगर्स जो हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन पर्सन और from one source to the another, and one source to the susceptible host। okay, and fomites आ जाते हैं जो पेशेंट जो लिनन होता है उसका और उसके जो यूटेंसिल्स होते हैं, ये सारी चीजें जो पेशेंट के मोस्टली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेशेंट यूज करता है उसके सिक्रीशन, बॉडी सिक्रीशंस के साथ टच होती हैं। सो वो आगे हेल्थ केयर वर्कर्स और रिलेटिव्स जो होते हैं पेशेंट के, सो उनको फोमाइट बर्न इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। फूड जो है आइटम, फूड आइटम जो है किसी भी टाइप की, वो आगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हमें कॉज कर सकती है किसी भी टाइप की डिजीज की। लास्ट इज द फ्लूइड, फ्लूइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, एनी फॉर्म। सो एक रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, तो जैसे है मेनली जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हो ही जाता है। मेनली जो पर्सन है वो या कोई रेजरवायर से इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू हो जाती है या पर्सन इन्फेक्टेड होता है। ओके, सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मेनली जो है ट्रांसमिशन है वो कई बार सोर्स से भी होती है। जैसे हमारा मोबाइल है, मैंने उस दिन एग्जाम्पल दी लास्ट लेक्चर में, मोबाइल है, कार का स्टीयरिंग है, कीबोर्ड है। सो ये ऐसी चीजें हैं जिनको कॉमनली डोर हैंडल्स हैं। ओके, सो ये सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं और आगे चल के ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनको हम टच करते हैं। मान लो हमने किसी ऐसी चीज को टच किया क्योंकि जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी, उसको टच किया, बाद में फूड आइटम जो है हमने उसको टच किया, या कोई भी ऐसा पर्सन है रेस्टोरेंट में है कहीं भी है, उसने हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं की, उसने फूड प्रिपेयर कर दिया और वो उसके जो हाइजीन परफॉर्म नहीं थी हैंड्स की, उसके चलते उसने आगे फूड प्रिपेयर किया, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। वो फूड इन्फेक्टेड फूड आगे आगे जो इंजेस्ट करेगा पर्सन, उसको जो है अलग अलग टाइप्स इन्फेक्शन या डिजीजेस हो सकती हैं। सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट की, कई बार स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर ये डायरेक्ट नहीं हो सकती, डायरेक्ट नहीं होती। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हैंड शेकिंग होगी मान लो, ठीक है, एक पर्सन जो इन्फेक्टेड था दूसरे ने उसको हैंड शेक किया, दूसरा ड्रॉपलेट से हो सकता है बट वो पर्सन सामने प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है बट वो डायरेक्ट नहीं होता। इसमें एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स हैं, वो पर्सन जिसने कब केस नहीं किया एट द स्पॉट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दूसरा पर्सन आया, एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स थे तो उन्होंने इनहेल किया, डिसीज होने के रिस्क या चांसेस थे।
ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो वर्क करता है। दूसरी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये रहती है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कि जो पर्सन है, ओके, तो जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें जो आगे जो सोर्स है और जो एजेंट है वो इतना तो कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको वो जिंदा रह सके, मतलब उसको कंडीशंस ऐसे में रहना चाहिए। अदरवाइज अगर वो किल हो जाता है तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आगे जाके वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो ससेप्टेबल होनी, वो फेवरेबल होनी चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस है। अदरवाइज वो एजेंट जो है किल हो जाएगा, आगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो अगर डिजीज जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होना है उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट ये है। सो नेक्स्ट इज द व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। व्हीकल बॉर्न क्या होता है? इसमें ये फर्स्ट टाइप है इंडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न क्या होता है? हम काउंट करते हैं वाटर, फूड, आइस, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा और अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ओके, सो व्हीकल बॉर्न होता है जो इन टाइप से किसी भी ब्लड ब्लड आगे जो है वो टच हो गया किसी को इनडायरेक्टली जो है, ठीक है। सो सीरम है, इन्फेक्टेड वाटर है, ठीक है। तो ये आगे चल के जब भी आगे डिजीज को कॉज करते हैं तो हम उनको उस टाइप को बोल देते हैं व्हीकल बॉर्न। ओके, दैट इज द फर्स्ट टाइप अंडर द indirect mode of transmission. So इसमें जो examples हैं diseases की, that includes the acute diarrhea, typhoid fever, polio and hepatitis A. So ये सभी include हो जाते हैं। Second is vector borne. Vector borne क्या है? So इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप काउंट की जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी घर में होते हैं तो हमें ये टाइप की इन्फेक्शन इस टाइप से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है होती है। हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खी जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी और पंजाबी में। तो मक्खी जो होती है वो क्या करती है, बाहर किसी भी इन्फेक्टेड वेस्ट के ऊपर बैठ के, ठीक है, आती है और आपके फूड आइटम पे बैठने की कोशिश करती है। अपने आप को वो ऐसे करते हैं कि जैसे वो उसके विंग्स हैं, लेग्स हैं, प्रोसेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो इन्फेक्टेड मटेरियल लग जाता है। जैसे ही वो हमारे फूड के ऊपर बैठती है, ठीक है, सो जो वो वही जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे फूड पे स्प्रेड आउट कर देती है। तो वही जो इन्फेक्टेड वेस्ट है और उसमें जो फूड को उसने इन्फेक्ट कर दिया है तो वही हम इंजेस्ट करते हैं और आगे चलते हैं डिजीजेस हो जाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज ओके। तो इसमें मेनली जो है वेक्टर बॉर्न में हम जिसको रिस्पॉन्सिबल काउंट करते हैं दैट इज हाउस फ्लाई। ओके, तो हाउस फ्लाई को मेनली इसमें काउंट किया जाता है कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। आगे हम वेक्टर जिसको बोल सकते हैं। सो वेक्टर कोई भी आप सपोर्ट हो सकता है, लिविंग कैरियर हो सकता है, मेनली इसमें हाउस फ्लाई को हम काउंट करते हैं। ओके, सो जो ट्रांसपोर्ट करता है इन्फेक्शियस एजेंट, इसमें दो टाइप्स आती हैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज द मैकेनिकल एंड सेकंड इज द बायोलॉजी। मैकेनिकल में क्या आता है? मैकेनिकल में जैसे मैंने अभी बताया कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन में ये इंक्लूड होता है कि जो बॉडी है हाउस फ्लाई की, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, तो हाउस फ्लाई किसी भी इन्फेक्टेड वेस्ट पे बैठ के आती है, ठीक है, तो वो आगे जाके जो है उसकी बॉडी पे सारा वेस्ट मटेरियल लगा है और आके हमारे फूड पे बैठती है और उसको इन्फेक्टेड कर देती है। तो उसके बॉडी के ऊपर वेस्ट जो लगा हुआ था उससे हमारा फूड जो है वो इन्फेक्ट हुआ और वो इंजेस्ट करने के बाद हमें डिजीज हुई। सो दैट टाइप विल बी कॉल्ड एज मैकेनिकल ट्रांसमिशन। और अगर यही उसके बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, एक्सक्रीशन जो है अगर उसके थ्रू होता, ठीक है, बॉडी का जो वेस्ट है, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल ट्रांसमिशन एंड अ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। ओके, सो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन है जो वो उसमें आ जाता है कि कितना को वो ग्रो किया उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बॉडी के अंदर होने से आगे बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन जो है वो होता है। तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो उस फैक्टर के अंदर जो है मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, एंड रिक्वायर्स एन इंक्यूबेशन पीरियड बिफोर फैक्टर कैन ट्रांसमिट, ठीक है। तो इसमें जो है वो आगे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसमिट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डेवलप करता है और उसके बाद में वो आगे जाके डिजीज को कॉज करता है। So that is biological transmission. Okay, so that was about vector-borne transmission. Next type is the third type is airborne transmission. Airborne transmission में क्या है?
सो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में क्या है अभी नेक्स्ट। सो 1 मिनट वेट कीजिए, मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, सो अब क्लियर आ रही है वॉइस? हेलो। हाँ, सो नेक्स्ट है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, वॉइस में अगर क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसके कारण लाइव में थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम। अगर क्लियर है तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम कंटिन्यू करें। ओके, सो नेक्स्ट इज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड एयरबॉर्न। नेक्स्ट टाइप जो है वो है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में क्या होता है? सो इसमें टाइप्स आगे आ जाती हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड डस्ट। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई देखिए हमने डायरेक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन जो इसमें है दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉपलेट एज इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इन द इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं और ड्रॉपलेट है वो एयर में जो है स्प्रेड आउट हो चुके हैं। ओके, सो दे मे बी फॉर्म्ड बाय द वेपोरेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स puffed or sneeze into the air। इसमें क्या होता है, जो स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसने स्नीजिंग और कफिंग के थ्रू आगे जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उनको स्प्रेड आउट कर दिया आगे जो एनवायरनमेंट था, लेकिन वो एट प्रेजेंट खुद मौजूद नहीं है, वो जा चुका है मान लो, ठीक है। तो लेकिन उसके जो स्प्रेड आउट किए हुए जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट है। तो कोई भी पर्सन मान लीजिए कोई भी जाता है, ठीक है, सो वो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में है, तो किसी भी पर्सन का, सभी का नहीं, किसी भी पर्सन का जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है मान लो, और वो ड्रॉपलेट्स बॉडी में एंटर करते हैं, इनहेल हो जाते हैं, तो आगे जाके उस पर्सन को रिस्क पे रख सकते हैं ताकि उसको डिजीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो दैट इज द टाइप ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। और सेकंड टाइप है इसमें एयरबॉर्न में डस्ट। तो डस्ट क्या होती है, देखिए जो यही ड्रॉपलेट न्यूक्लियर होते हैं ये आगे चलकर, ओके, हैवी हो जाते हैं, अपने शेयर वेट के कारण हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने के कारण ये जो हमारे फ्लोर है, कारपेट्स हैं और फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं, बेडिंग है, लिनन है, तो इसमें जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो जब भी हम उनको टच करते हैं या हम एयर में वो हमें डस्ट जो है वो मिलती है, ठीक है, तो वो उसमें हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो आगे चल के हमें वो डिसीज हो सकती है। तो दैट्स द टाइप ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ओके, so that was under earworm. Next type is the fomite form. Fomite form में क्या होता है? तो फोमाइट में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पेशेंट के डायरेक्टली उसके टच में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, लिनन हो सकता है, ठीक है। बाय द इन्फेक्शियस डिस्चार्ज जो है, पेशेंट के इन्फेक्शियस डिस्चार्ज से वो जो है कंटेमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ हार्बरिंग एंड ट्रांसफरिंग द इन्फेक्शियस एजेंट टू अ हेल्दी पर्सन। तो वो आगे चल के जो एक हेल्दी पर्सन को रिस्क पे डाल देते हैं, उसको डिसीज आगे कॉज करते हैं। माइंड क्या होता है, वो इंक्लूड करते हैं क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट, टॉवल्स, लिनन्स, कप्स एंड स्पून। नॉट ओनली द पेशेंट, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसका हमें पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो आगे चल के जो पर्सन है, ठीक है, वो डिजीज से सफर कर रहा था, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ एक ऐसे उसके क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, लिनन है, ये उसने यूज किया, कप स्पून। तो जैसे कि चिकन पॉक्स में हम करते हैं, पर्सन के जो टच में आते हैं, डायरेक्टली उसके कंटेक्ट में आते हैं, बॉडी फ्लूइड में आते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हम दूसरों को रोकते हैं कि आपने यूज नहीं करनी, वो इसीलिए क्योंकि वो उसके कंटेक्ट में आ चुके हैं। एक तो वो डायरेक्ट कंटेक्ट हो गया, दूसरा वो फोमाइट फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द डिजीज, कौन कौन सी है, डिप्थीरिया आ सकता है, टाइफाइड फीवर है, और मेनली हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो ये डिजीज आगे चल के फोमाइट वन टाइप की इंफेक्शन जो है वो कॉज कर सकती है। चिकन पॉक्स का मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, एज सच नहीं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है, ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स।
अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स ये मुझे लगता है कि एक सबसे मेन और कॉमन कॉज है। ओके, किसी भी डिजीज और इन्फेक्शन को जो है वो कॉमन, सबसे कॉमन एक जो सोर्स है वो यही है। ओके, सो इससे जो है ये डिजीज आगे जो है फैलती है या चलती है। ठीक है, सो अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स जो है, ठीक है, ये आगे जाके डिजीज को कॉज करता है। इसमें क्या है, जो मेनली मान लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं या जो फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं पर्सन, ठीक है, तो वो आगे चल के क्या है, मान लो उनके हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो वो फूड जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वही अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर फूड जो प्रिपेयर करेंगे वो फूड खाने से आके जो है वो हमें इन्फेक्शन या डिजीज हो जाएगी, तो वो आगे चल के है अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स जो है वो एक ट्रांसमिशन का मोड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, so that was about the modes of transmission. So that was the second point in dynamics of disease transmission. Third is the susceptible host. तो ससेप्टेबल होस्ट में क्या आता है, वो पर्सन, वो होस्ट उसको बोलते हैं, वो पर्सन में भी हम बात करते हैं जिसको डिजीज होती है। ससेप्टेबल इसलिए क्योंकि वो ऐसा पर्सन है जिसको डिजीज हो रही है। ठीक है, सो ससेप्टेबल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है बाकी के इम्यून सिस्टम से, इसलिए उसको डिजीज हो रही है। तो अगर एजेंट स्ट्रांग है और एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है और होस्ट जो है उसकी इम्यूनिटी लेवल लो है, तो वो आगे चल के उसको डिजीज होगी एंड दैट पर्सन विल बी known as susceptible host. Okay, so susceptible host में डिजीज होती कैसे है, फर्स्ट एक पोर्टल ऑफ एंट्री होता है बॉडी में। ठीक है, हमारी जितनी बॉडी में ओपनिंग्स है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, सो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट आ जाता है। ठीक है, सो इसमें से ये सारे के सारे पोर्टल ऑफ एंट्री और एग्जिट होते हैं। इसमें से बॉडी में ससेप्टेबल होस्ट की बॉडी में वो एंटर करता है, स्किन है, स्किन से भी एंटर कर सकता है, ठीक है, एक्सक्रीशंस है बॉडी की, डायरेक्ट टच, वो सभी चीजें के थ्रू आता है। ठीक है, सो अगर होस्ट की बॉडी जो है उसको एक्सप्रेस करने में जो है कैपेबल रहेगी, तो उस पर्सन को, उस होस्ट को डिजीज नहीं होगी। अदरवाइज अगर उसका इम्यूनिटी लेवल लो है उसको डिजीज हो जाएगी। सो दैट इज ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, सो ठीक है, so that was susceptible host. Next is the epidemiological trial. So that was about the dynamics of disease transmission. Okay, जिसमें तीन चीजें हैं, reservoir and the source, उसकी बाद क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट सेकंड इसमें आता है डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, एंड थर्ड इज द ससेप्टिबिलिटी। ओके, the next topic is the epidemiological trial. So एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट मैं वैसे सभी को कहता हूँ, एज अ होल एपिडेमियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आइदर जीएनएम है और बीएससी है, पोस्ट बेसिक है, ये क्वेश्चन मोस्टली जो है पूछा जाता है यहाँ से इस टॉपिक से। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। ट्रायल क्या है, मैंने आपको पहले बताया, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट मिलके जो है एपिडेमियोलॉजी का एक ट्रायल बना देते हैं। ट्रायल, three things are included: agent, host, and environment. If the agent is strong and the environment is favorable, and last, if the host is susceptible, so then there will that will result in a disease. Otherwise, disease will not be there. Okay, but the susceptible host will not get any type of disease or infection or disorder. Okay, so एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। क्या है, फर्स्ट है जो है एजेंट। एजेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, एजेंट जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है एजेंट, ओके, वो एक जिसको हम मानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। एजेंट जो है वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, क्या है, फर्स्टली मैं इसकी एक आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको टर्म्स में बताई है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक फैक्टर है either living or non-living foods, tangible or intangible substances which perpetrate a disease process either due to lacking or their excessive presence. ठीक है, कोई भी एक फैक्टर है, ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसकी एक्सेसिव प्रेजेंस या रिलेटिव एब्सेंस के कारण वो डिजीज को, ठीक, उससे हम बोलते हैं एजेंट। एजेंट कुछ भी हो सकता है। देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज द फिजिकल एजेंट।
सो फिजिकल एजेंट में क्या चीज आ जाती है? फर्स्ट इज फिजिकल एजेंट आ जाते हैं। फिजिकली इसमें आ जाता है एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, हीट, कूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशन। तो ये सारे के सारे मिलके आगे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि डिजीज को कॉज करते हैं या इंजरी कॉज करते हैं, हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को आगे कॉज करते हैं। ठीक है, तो डिजीज जो है उसको कॉज करते हैं, इन्फेक्शन को। तो इसमें एक्सेसिव ह्यूमिडिटी आ जाती है, प्रेशर, हीट, कूल, बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोल्ड हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन से भी आगे चल के रेडिएशन से कैंसर हो सकते हैं। सो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं किसी न किसी टाइप से, बट फिजिकली होते हैं। सो इसका इसीलिए इनको नाम दिया जाता है फिजिकल एजेंट्स। ओके, सेकंड इज chemical agents. So as the name indicates, so these are the agents that deal with the chemicals. Okay, so there are two types: endogenous chemical agents, okay, within the body, and exogenous outside. Okay, so within the body, as we already know that the human body में बहुत सारे chemicals होते हैं, अलग अलग type से हैं, उनकी concentration हम check करते हैं time to time for the presence, to check whether there is a presence of any type of disease or disorder or not. Okay, तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन है, अगर इसकी जो प्रेजेंस है तो जो एक्सेस में हो जाएगा तो वो जॉन्डिस कॉज करेगा, यूरिया जो है यूरेमिया कॉज करेगा। तो ये टाइप की एंडोजीनियस, मतलब जब हम बात करें बॉडी के इंटरनल केमिकल्स की। और अगर एक्सोजीनियस केमिकल्स की बात करते हैं, वो जो एनवायरनमेंट में स्प्रेड आउट है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, गैसेस हैं, मेटल्स हैं, बहुत सारी, ठीक है, सो उनको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस केमिकल्स। ओके, एक्सोजीनियस मींस से आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो ये भी डायरेक्टली हमें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली, उसमें हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में जो है वो केमिकल्स जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी, एक्सोजीनियस जो है हम हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिस्क पे रखते हैं, और आगे चल के उनको बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसी एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं जिसमें वो केमिकल्स और वो गैसेस जो है स्प्रेड होता है। सो एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स जो है वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल एजेंट्स। सो ये क्लासिफिकेशन है जो एजेंट की, ये होती है वो वाली जिसमें हम बिलीव करते हैं स्टूडेंट्स को मेनली यही प्रॉब्लम रहती है कि एक ही टाइप का एजेंट होता है। ये सिर्फ एक टाइप है, एजेंट बहुत टाइप के हैं, मैंने आपको फिजिकल केमिकल बता दिया, बायोलॉजिकल है, इसमें सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट जो भी है सारे के सारे इंक्लूड। ओके, सो ये जो टाइप है उसी के, ये आपको पता ही है कौन कौन सी डिजीज है, जैसे कुछ भी डिजीज है, रेबीज वायरस है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, ठीक है, एंड लॉट ऑफ। नेक्स्ट इज द मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर फिजिकल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रश हो गया, बॉडी का कोई पार्ट है क्रश हो गया, टीयरिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट होने के कारण डिसलोकेशंस हो गई, बोन की डिसलोकेशन हो गई, मसल टीयर हो गया, ठीक है, सो ये भी एजेंट होते हैं। एजेंट हम अगर मैं सिंपली हिंदी में बात करूं तो वो कोई भी चीज जो बॉडी को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसको आपको डिजीज और डिसऑर्डर कॉज करेगी। और मान लो फ्रैक्चर भी हुआ है तो वो भी एक एजेंट होगा, दैट आई माइट बी अदर वे और मैकेनिकल एजेंट और फिजिकल एजेंट। ओके, ये हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हुई है तो बायोलॉजिकल होगा, केमिकल के थ्रू हुआ तो दैट विल बी केमिकल एजेंट। सोशल एजेंट्स भी होते हैं। इन चीजों तक तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, लेकिन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, सोशल एजेंट्स, सोशल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? उन्हें उनमें कोई केमिकल नहीं आगे चल के डिजीज या डिसऑर्डर कॉज करता। ओके, सो जैसे कि स्मोकिंग है, ठीक है, पॉवर्टी है, गरीबी, अल्कोहलिज्म है, इनमें कोई एजेंट नहीं आ रहा, कोई केमिकल नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसको हमें कैसे लेके चलते हैं? इनमें सोशल एजेंट्स होते हैं। गरीबी जो है, स्मोकिंग है, ये आगे चल के सोशल एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, आगे चल के डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज कर सकती है, टोबैको च्यूइंग है जो ओरल कैंसर कॉज कर सकती है, और कैंसर इज अ डिजीज, स्मोकिंग इज नॉट अ डिजीज, दैट इज अ एजेंट। Okay, poverty is not a disease, poverty is an agent that will cause further any type of disease like malnutrition। poverty है, गरीबी है, तो आदमी जो है अपने फैमिली को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं दे पाएगा, that will result in PEM or any other type of
डिसऑर्डर, एनीमिया हो सकता है, कुछ भी और डिजीज और डिसऑर्डर जो है डाइट से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहलिज्म आगे लीवर के ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द सोशल एजेंट्स। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट एजेंट्स। सो न्यूट्रिएंट एजेंट्स भी होते हैं जिनकी कमी के कारण या एक्सेस के कारण डिजीज होती है, जैसे कि अनीमिया किसके कारण है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, वाइटर है आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये कैसे होते हैं, आइदर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उनकी डिजीज की कमी के कारण जो आगे डिजीज, सॉरी डिजीज कह रहा हूँ मैं, ये इन एजेंट्स की कमी एक्सेस के कारण आगे डिजीज हो रही है। सो उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट एजेंट्स, ठीक है। सो ये डाइट के साथ रिलेशन रखते हैं, so that is nutrient agents. Next, host factor। अगर किसी भी पर्सन को डिजीज होनी है तो ये होस्ट फैक्टर मैंने एक लेक्चर मैंने पहले टर्म्स पे किया था, एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स, उसमें भी एक्सप्लेन किया था होस्ट फैक्टर क्या होता है। इसमें एज, जेंडर, ठीक है, और बिहेवियर आता है पर्सन का, सो लाइफस्टाइल आता है, सारी चीजें होती हैं। वो डिपेंड करती हैं आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपको डिजीज के रिस्क पे आपको देते हैं। जेंडर क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, रेस क्या है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशंस और द फैक्टर्स यू आर ससेप्टेबल फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन। इसीलिए कहते हैं बिहेवियर जो अच्छा रखना चाहिए ताकि आप डिसऑर्डर से जो है ठीक है, सो जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, सो उनसे जो है हम बच सकें, ठीक है। सो अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। सो एज और जेंडर जो है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं होते, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनसे आगे जो जुड़े हुए हैं जैसे कि बिहेवियर है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हमें किसी भी हमें ससेप्टेबल होस्ट होने से किसी भी डिजीज के लिए बचा सकते हैं, ठीक है जी। सो लाइफस्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट। लास्ट जो थर्ड कंपोनेंट आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, दैट इंक्लूड्स एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट भी एक टाइप का नहीं होता, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इंटरनल एनवायरनमेंट एज द नेम इंडिकेट्स। So means the internal factors of the human body responsible for the health as discussed in the host factor. So इसमें क्या है, इंटरनली बॉडी में इंटरनल जो सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो उनका अपना एक एनवायरनमेंट है, केमिकल कंसंट्रेशन बढ़नी है या नहीं है वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। हार्ट कैसे अलग अलग जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, हार्मोन्स को ब्लड में कैसे रिलीज करता है, उसके रिलीज होने से कौन सी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये सारी चीजें, बॉडी में कौन सा केमिकल है, बिलीरुबिन है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो नहीं रहा या हो रहा है या नहीं हो रहा, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, डिजीजेस होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। सो वो है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल क्या है, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। वो आजकल बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुका है, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है उसमें पोल्यूशन बहुत है, ठीक है। सो वो हम इनहेल कर रहे हैं और अपने ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो चुका है, ठीक है। उसमें जो है हम कह सकते हैं एयर का पोल्यूशन हो गया है, वाटर का, सॉइल का, सभी चीज़ें पोल्यूट हो चुकी हैं। एयर में उतनी जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, ठीक है, वो इतना प्योर नहीं रहा, ठीक है। सो वो आगे चल के डिजीज को मेनली कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो वो फर्दर डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, एयर, वाटर, हाउसिंग, हीट, लाइट, नॉइस, रेडिएशंस, जो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें हम रहते हैं, ये हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होती हैं। अगर ये पोल्यूटेड हैं और अगर ये प्रॉपर नहीं मिल रही हैं तो हमारी बॉडी इफेक्ट होगी, अदरवाइज अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो हमारी बॉडी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल क्या है, हम जैसे कम्युनिटी में स्टूडेंट्स होते हैं वो घर घर जाके ये भी चेक करते हैं कि इनका फिजिकल एनवायरनमेंट किसी भी घर का क्या है, ठीक है। सो जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वो उसमें हाइजीन जो मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। घर में जो रॉडेंट्स हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो किस तरह से उनको मेंटेन करके रखा गया, उनकी हाइजीन वगैरह मेंटेन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी आगे चल के कॉज कर सकते हैं डिसीज। ओके, सो घर में इंसेक्ट्स कितने हैं, रोडेंट्स कितने हैं, ये आगे चल के जो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो एक प्रॉब्लम, एक कंपोनेंट है, क्लासिफिकेशन है आगे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या है, इट रिलेट्स विद द मेंटल हेल्थ। ओके, सो इसमें आ जाते हैं कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजन्स, एटीट्यूड। ओके, सो
एजुकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हैं, ये जो जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं हमारे मेंटल हेल्थ के साथ। ओके, मेंटल डायमेंशन के साथ। सो मेंटल डायमेंशन के साथ भी जुड़ा हुआ एक एनवायरनमेंट है, दैट इज साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो आगे चल के हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एंड दीज थिंग्स आर द बेस फॉर एनी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आगे चल के ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया और सारी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, वो आगे चल के हो सकती है। ओके, सो दैट इज psychological environment. Okay, so that was all about the epidemiological triad. So इसमें 3 components हैं, agent, host and environment। तीनों के तीनों मैंने आपको explain कर दिए। Okay, so that was all about the topic of the dynamics of disease transmission and epidemiological triad। so ये यहाँ तक जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं। ओके, सो फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, जहाँ पे वीडियो जो है पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, फेसबुक पे पेज पे, तो आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेशन है, लाइव सेशन जो है डे आफ्टर टुमारो, सो उसमें हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो इसमें वेरियस जो आगे चल के रेट्स एंड रेशियोज और प्रोपोर्शन आते हैं, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, एमएमआर क्या है, आईएमआर क्या है, केस फैटिलिटी रेट क्या है, ठीक है, और सर्वाइवल रेट, इंसिडेंस और प्रेवलेंस, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूलाज होते हैं टूल्स ऑफ मेजरमेंट के। ओके, सो ये हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी काम आते हैं। सो एक टॉपिक ये है, और इसके बाद हम करेंगे जो है आगे मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। एंड जो स्केड्यूल है आगे वो मैं पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पे, सो आप उसको करके और साथ के साथ ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो ज्वाइन करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, सो नहीं तो हम एंड करते हैं इस वीडियो को। ओके, और एक नेटवर्क की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो हो सकता है मेरी तरफ से यहाँ से मतलब नेटवर्क ठीक जा रहा हो। कई बार आप दूर बैठे मेरे को सुन रहे हैं, सो उस एरिया में हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मेरी आवाज़ पहुँच ना रही हो, सो ये भी हो सकता है। तो उसके बाद ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी फेसबुक पे पेज पे, सो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अगर कोई सेशन आपको रिपीट में चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन है आप नीचे लिख दीजिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट जो है सेशन वो परसों के लिए रखेंगे। ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।